गवर्नर ऑफ स्टेट। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, आज हम लोग स्टेट का पढ़ेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि लोकसभा राज्यसभा कौन किसका बराबर है। जैसे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे है लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा जैसे सेंट्रल में लोकसभा है वैसे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, याद रखना, जिस तरह सेंट्रल में लोकसभा है ना, उसी तरह तुम्हारा स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद राज्यसभा, ठीक है, तो जिस तरह राज्यसभा है ना सेंटर में, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेकिन डिफरेंस इतना है ना कि राज्यसभा अपना सेंट्रल के लिए है ना, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना ये सिर्फ 6 स्टेट में है। बस सिर्फ 6 स्टेट में बाई कैमरल है, ठीक है, बाकी सब स्टेट में यूनिकैमरल। ठीक है, कौन कौन 6 स्टेट में बाई कैमरल में वो पढ़ाऊंगी। मतलब जो राज्यसभा का जो पोजीशन है ना वो सिर्फ 6 स्टेट में ही पाया गया है और कोई स्टेट में नहीं। लोकसभा जो सेंटर में है वो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो राज्यसभा सेंटर में है उसको हम लोग स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे। लेकिन फर्क यहाँ पे ये कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो सिर्फ 6 स्टेट में ही है। अब सेंटर में जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको स्टेट में गवर्नर बोलेंगे। तो ये कंपटीशन हो गया, ये यूनियन गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट का हो गया, और ये तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेचर। ये स्टेट लेजिस्लेचर को बांटा गया, स्टेट लेजिस्लेचर को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर। ठीक है, जबकि हम लोग पार्लियामेंट या यूनियन गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो क्या आएगा, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट। ये कल पढ़ाई उस दिन पार्लियामेंट में क्या क्या आएगी। चलो अब हम लोग ये बात समझेंगे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठते उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग बैठते हैं ना उसको बोला जाता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो काउंसिल में बैठते हैं, जो 6 स्टेट है ना, 6 स्टेट में जो सिर्फ 6 स्टेट में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है बस। तो इन जो 6 मतलब 6 स्टेट ऐसा है जहाँ पे बाई कैमरल है। ठीक है, तो जो बाई कैमरल है जो 6 स्टेट में, तो यहाँ पे जो लोग बैठेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस लोग को हम लोग बोलेंगे मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्योंकि ये काउंसिल है तो यहाँ पे काउंसिल लगा देंगे, एमएलसी और ऊपर एमएलए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि लोकसभा राज्यसभा में जो मंत्री बैठते हैं, मिनिस्टर बैठते हैं, उसको क्या बोला जाता है, तो लोकसभा राज्यसभा में जो बैठते हैं ना उसको एमपी बोला जाता है, एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बात क्लियर हुआ, ये कभी भी कंफ्यूजिंग रहता है ना, हमेशा इंसान के माइंड में कंफ्यूज, लेकिन आज क्लियर हो जाएगा। तो जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं उसको हम लोग एमपी बोलते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं उसको हम लोग एमएलए बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते हैं उसको मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। सब बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा है कोई आया नहीं तुम्हारा पार होगा। वो लोग इतना लेट में क्लास करती है ना। चलो आज हाँ कोई नहीं अभी क्लास। हाँ, अब मैं स्टार्टिंग में बता, स्टार्टिंग में एनर्जी रहता है तो हम सोचते हैं जो नया टॉपिक है और जो ज्यादा समझाने वाला टॉपिक है उसको पहले मैं स्टार्टिंग में ला, तो ये लोग स्टार्टिंग के ही क्लास मिस कर देती है। चलो आज उसके बाद बोल रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर ये कौन सा पार्ट में आती है, तो ये पार्ट 4 में आती है। जबकि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि वो पार्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में आती है, ये जबकि पार्ट 6 में आ रही, सॉरी पार्ट 6 है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, पार्ट 6 है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना ये पार्ट 6 में आता है, और इसका आर्टिकल क्या है 168 से लेके 212 तक का जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आर्टिकल आती है। तुम लोग ना जल्दी आया करो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्लास होता है ना वो पहले में करा देती हूँ, मतलब जो एकदम न्यू क्लास है, ठीक ना, फ्रेशेस क्लास है। अभी एक पेज करवा चुकी हूँ, ये दूसरा पेज है, तो देखना इससे बहुत क्वेश्चन आता है नेट में, पीएससी में, तो इससे बहुत क्वेश्चन आता है। और आज मैं तुम लोग को भेजी भी थी कि बिहार में बीपीएससी का फॉर्म निकलने वाला है, तुम लोगों का नेट नहीं है फिर भी तुम लोग वो फॉर्म भर सकती है। अगर तुम लोग बीपीएससी क्वालिफाई कर लेगी तो 10 नंबर का सिर्फ इंटरव्यू होगा,
ठीक है। और 10 नंबर का टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा, तो टीचिंग एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो 10 नंबर इंटरव्यू। जैसा एग्जाम देगी डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर अच्छा तैयारी होगा तो तुम्हें डायरेक्ट हाँ तो फॉर्म आएगा ना तो फिर बिल्कुल बोल देंगे आरती, हम तुम लोग को नहीं बोलेंगे, हम खुद चाहेंगे कि तुम लोग को जॉब लगे, तो हम नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे, हम तो अलर्ट रहेंगे, समझी। जैसे ही फॉर्म आएगा हम तुम लोग को बोल देंगे कि फॉर्म निकला, तुम लोग भर लो। फॉर्म आता है अभी फिक्र रहता है कि आप हाँ हाँ, तो हम देखते भी रहते हैं, ऐसा बात नहीं, हम देखते भी रहते हैं। और राजस्थान का भी निकलेगा तो हम बता देंगे। यहाँ भी तुम लोग को अपॉर्चुनिटी है कि अगर नेट नहीं भी है ना, फिर भी तुम लोग को प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट, ठीक है। क्योंकि ये देखो, हर बार ना बिहार में पहला बार ऐसा किया है, बिहार में हर बार नेट मांगता था, हर बार, ठीक है, नेट मांगता था एक। और दूसरा क्या, बिहार में एपीए बेस पे प्रोफेसर को अपॉइंटमेंट कर दो। तो एपीए बेस में ना जो बूढ़ा बूढ़ा आदमी लोग रहता था ना, उसका होता था कि बहुत दिन से लिख रहा आर्टिकल, तो पीएचडी करा हुआ। हम लोग जो फ्रेशर स्टूडेंट, उन लोगों को नहीं होता था, तो इस वजह से बोला गया कि अब न्यू स्टूडेंट को भी मौका देना चाहिए। अब बिहार में कितने दिन से बेट नहीं हो, बेट का मतलब जो सेट होता है ना, जैसे सेट होता है ना, तो बिहार में बेट नहीं हो रहा। तो उनका कहना है कि हम लोग नेट अगर रख देंगे क्राइटेरिया, तो बाहर का तो स्टूडेंट लोग भरेगा, लेकिन मेरा मेरा जो बिहार का स्टूडेंट है उनका तो नहीं भराएगा, ठीक है। तो इस वजह से उन लोग ना एमए का रखा है, मास्टर से रखा है, यहाँ तक रखा है कि जो एमए अपियरिंग भी है ना, अभी तक नोटिफिकेशन में यही बोला, ठीक है। अब यहाँ तक रखा है ना कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, पहले क्या होता था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए एज चाहिए, ठीक है, तुम्हारा एज होगा तब प्रमोशन मिलेगा। लेकिन बीपीएससी में बोला है कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है और वो एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो वो इंटरव्यू के थ्रू वो इंटरव्यू देगा, अगर अच्छा इंटरव्यू दिया तो उसको एसोसिएट प्रोफेसर। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। हम लोग पूरा अच्छे से तैयारी भी करेंगे, खूब अच्छे से तैयारी भी करेंगे, ठीक है, और एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे। इसलिए मैं तुम लोगों को बोली, पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, बीपीएससी एग्जाम भी देना है, नेट का भी तुम, मतलब नेट तो हमारे निकल, जैसे अंजलि बोली थी ना, तो वही पे हम बता दे रहे कि तुम तैयारी करो, डायरेक्ट नेट ने डायरेक्ट तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो जाए। चलो आ जाओ। स्टेट पे डिपेंड करता है, जैसे एमपी रखा था कि नहीं नेट रहेगा तभी हम देंगे, जैसे राजस्थान ने रखा था, राजस्थान नहीं रखा था, राजस्थान विदाउट तुम्हारा नेट रखा, ठीक है। यूपी नेट रखा था, तो जहां जहां नहीं रखा है तो वहां तुम लोग दो जाकर अपना एक्सपीरियंस भी होगा और निकल गया, तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम आज का जो टॉपिक है ना, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हम अभी एक पेज पढ़ा चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, अंजलि वो देख लेना, तभी ये पेज समझ में आएगा। आ जाओ, देखो बोला जा रहा है क्या कि टू, देखो इंडिया में कितना स्टेट है बताओ मुझे, तुम लोग स्टेट बताओ, इंडिया में कितना स्टेट। 28 स्टेट में से 22 स्टेट ऐसी है जहां पे यूनिक कैमरल पाया जाता है। यूनिक कैमरल मतलब एक हाउस है, और 6 में बाई कैमरल। हाँ, यूनिक कैमरल का मतलब होता है एक हाउस, ठीक है, एक हाउस। 22 स्टेट ऐसा है जहां यूनिक कैमरल है, लेकिन 6 स्टेट ऐसा है जहां पे बाई कैमरल है। बाई का मतलब ही होता है दो, ठीक है, मतलब 6 स्टेट ऐसा है जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, ठीक है ना। 22 स्टेट ऐसी है जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो मैं बता देंगे, रुको, देखो बोला कि 22 स्टेट ऐसे हैं जहां पे 22 स्टेट ऐसे हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर सिर्फ गवर्नर है और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल में भी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेकिन बोला कि 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे बाई कैमरल सिस्टम है, जहां पे तुम्हारा गवर्नर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। मतलब जैसे सेंट्रल में लोकसभा राज्यसभा होता है ना, उसी तरह स्टेट में भी लोकसभा राज्यसभा होता है। तो जो सेंट्रल में लोकसभा है ना, उसका यहाँ स्टेट में हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो वहां पे राज्यसभा है ना, उसका नाम है स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन फर्क इतना है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, वो सिर्फ 6 स्टेट में, सिर्फ 6 स्टेट में। और नेट में मैं आरसी तुमको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराई थी, तो मैं तुमको बोली थी कि एग्जाम में आता है और आता भी है, तुम देखिए कि कौन कौन स्टेट में है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, है ना। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्टेट में बाई कैमरल है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से कौन कौन स्टेट ऐसी है जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है।
तो नाम देखो क्या लिखा हुआ, पहले ये पढ़ो, तुम कब, बस इसको याद करना है, तुम कब। तुम कब का मतलब होगा कि तेलंगाना, टी से तेलंगाना, यू से उत्तराखंडा, सॉरी उत्तराखंड नहीं उत्तर प्रदेश, सॉरी सॉरी है उत्तर प्रदेश यू से हो गया उत्तर प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र, और एक मिनट जो, हाँ एम से हो गया महाराष्ट्र, के से हो गया कर्नाटका, और ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और बी से हो गया बिहार। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी स्टेट में बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, या इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, तो हम क्या लिखेंगे अपना ट्रिक का नाम, ट्रिक का नाम है मेरा तुम कब। तुम कब का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम कब का मतलब है, टी से हो गया मेरा तेलंगाना, यू से हो गया मेरा उत्तर प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र, और के से हो गया कर्नाटका, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, और बी से हो गया बिहार। ये जो 6 स्टेट है ना, ये जो 6 स्टेट है ना, यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाए जाते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। ठीक है, ये याद करना, तुम कब याद करना है, तुम कब का मतलब याद करना है। ठीक है, अब आ जाओ, अब मैं पेज को चेंज कर रही हूँ, अब आ जाओ यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक चीज आज हम तुमको बताएंगे, पहले जब तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट थी ना, तो हम क्या बोलते हैं, सात ऐसा स्टेट था जहां पे तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पाए जाते थे। लेकिन जब से तुम्हारा कश्मीर में 2019 में एबिलिश कर दिया गया, क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबिलिश कर दिया गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जम्मू एंड कश्मीर में तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल कब एबिलिश किया गया, तो 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। पहले 7 स्टेट में था, पहले 7 स्टेट में था तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन अभी जो है ना, अभी जो है वो सिर्फ 6 स्टेट में, कभी के नाम से याद रखना। आओ हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विधान सभा, रट लो। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग क्या बोलते हैं, विधान सभा। जबकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधान परिषद। ठीक है ना, अब देखो इसको अपर हाउस बोलेंगे, अपर हाउस, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना उसको हम लोग अपर हाउस। ये छोटा है लेकिन इसको अपर बोलेंगे, जैसे लोकसभा राज्यसभा में भी यही केस है, लोकसभा बड़ा है लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा छोटा है लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, अपर हाउस। उसी तरह यहाँ पर भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बड़ा है तो हम लोग क्या इसको बोलेंगे, लोअर हाउस, बड़ा को बोलेंगे लोअर हाउस। ठीक है, लेकिन इसको बोलेंगे फर्स्ट चेंबर, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ये छोटा है लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, अपर हाउस, और ये सेकंड चेंबर है हाउस का। ठीक है ना, इसको हाउस ऑफ एल्डर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला बात, कहानी स्टोरी, पेज खत्म हो गया, मैं आती हूँ। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ से ना ये वाला क्वेश्चन एमपी में पूछा गया था, ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला जो मैं हाईलाइट की हूँ ना, ये याद करना तुम लोगों, जो ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ, इसका मतलब मैं अभी समझा दे रही हूँ, बाकी अभी सब तरीका है। ऊपर जो ग्रीन है वो याद कर लेना, और रेड वाला याद कर लेना, बाकी याद नहीं करना। अगर रेड वाला नहीं भी याद की तो ग्रीन याद करोगी तो तुम्हारा काम सब चल जाएगा, लेकिन बाकी सब समझना है। ग्रीन याद करो मेरे साथ में, ग्रीन क्या याद करना है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, क्रिएट करेगी या एबुलेशन करेगी, किसको, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर स्टेट लेजिस्लेचर का मन में आया कि जो सेकंड चेंबर है इसका नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको खत्म करना है। ये नेट में पता है, नेट में 3-4 बार आया है। ठीक है, और पीएससी में भी आया हुआ है, मतलब ये एनपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और नेट में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, मेरा क्या बोलने का मतलब है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब बड़ा, मैं क्या बोली, दो है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ही ना दो आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। चलो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या आता है, तुम्हारा 2 चीज आता है, गवर्नर और तुम्हारा लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हम क्या बोले, जो असेंबली है वो बड़ा है, ये 22 स्टेट है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वो सिर्फ 6 स्टेट में। ठीक है ना, तो अगर लेजिस्लेचर चाहेगी, अगर लेजिस्लेचर चाहेगी कि हम काउंसिल को खत्म कर दें, ठीक है, अगर किसी जैसे जम्मू और कश्मीर में है ना, उसको खत्म करना चाह रही है, ये पार्लियामेंट खत्म करना चाह रही है, कोई भी खत्म करना चाह रही है,
तो कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसको खत्म करेगी? अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोल्यूशन करना, देखो लिखा हुआ है एबोल्यूशन करना, तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल 169। अगर इसको क्रिएट करना है, अगर तुमको क्रिएट करना है या एबोल्यूशन करना है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, जो सेकंड चैम्बर है, अगर तुम उसको क्रिएट करना चाह रही हो या तुम उसको एबोल्यूशन करना चाह रही हो, तो तुम कौन सा आर्टिकल का यूज करोगी? आर्टिकल 169, ये वाला याद करना है। बाकी आ जाओ, देखो पढ़ाऊंगी तो मैं सब, पढ़ना तो सब पड़ेगा, पीएससी के लिए सब पढ़ना पड़ेगा। नेट के लिए तुम थोड़ा थोड़ा छोड़ भी देगी तो चलेगा, बट पीएससी में तुम नहीं छोड़ सकते, ठीक है? चलो आ जाओ। अब देखो मैं यहाँ पे लिख दी कि कैसे कैसे होगा, है ना? क्रिएशन कैसे होगा मैं बता, क्रिएशन करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा या एबोल्यूशन करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा, ये मैं सब बता दी, ठीक है ना? अब मैं तुमको बता रही हूँ, आ जाओ। अब मैं बताऊंगी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास ए रेजोल्यूशन। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे क्रिएट किया जाता है, अब हम लोग को ये पढ़ना, ठीक है? पहले मैं तुम लोगों को पिक्चर के थ्रू बता देती हूँ, उसके बाद वहां मैं लाइन टू लाइन बताऊँ। मान लो कि, ठीक है, मान लो कि कोई स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में क्या है? यूनिकैमरल है, यानी वेस्ट बंगाल में सिर्फ क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इन लोगों को चाहिए कि हाँ, विधान सभा ऐसे, ठीक है ना? अब इन लोगों के चाहिए क्यों ना हम अपने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी क्रिएट करें, ठीक है? वेस्ट बंगाल चाहती है, मतलब लेजिस्लेटिव, वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो चाहती है कि एक है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी स्टैब्लिश किया जाए। तो ये क्या करेगी? पहले रेजोल्यूशन पास करेगी, है ना? द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, विधानसभा मस्ट पास ए रेजोल्यूशन, पहले रेजोल्यूशन पास करेगी, ठीक ना? लेकिन ये रेजोल्यूशन जो पास होगा उसमें कितना मेजोरिटी चाहिए? 2/3 की मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी? 2/3 से 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी देख लो, हाई मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी है। 2/3 मेजोरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है ना? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगी? 2/3 मेजोरिटी पास करवाएगी, ठीक है? क्या करेगी? 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में वो क्या करेगी? 2/3 मेजोरिटी पास करवाएगी। वो लिखा नहीं रहा तो यहाँ पे समझना मेजोरिटी, ठीक है? 2/3 मेजोरिटी पास हो गया। अब इसके बाद जब ये लोग अपना लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी पास की, ठीक है? उसके बाद ये लोग पार्लियामेंट के पास भेजेगी। देखो पार्लियामेंट के पास आ गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास ए लॉ। तो पार्लियामेंट वंस दैट द स्टेट रेजोल्यूशन इट पास, अगर पार्लियामेंट के मन में आया तो पार्लियामेंट क्या करेगी? उसको पास कर देगी, ठीक है? अगर पार्लियामेंट के मन में आया तो पास करेगी, पार्लियामेंट के मन में अगर पास करने का नहीं करे, मुझे पास नहीं करना है, तो उसको पास नहीं भी करेगी। ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया। अगर पार्लियामेंट को मन किया तो वो पास करेगी, अगर पार्लियामेंट को मन नहीं किया, बोलेंगे नहीं हम नहीं पास करेंगे, हम रिजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, तो फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ नहीं कर सकती है, तब वहां से खत्म, ठीक है? तो पार्लियामेंट पास आएगी, अगर पार्लियामेंट राजी हो जाती है कि हाँ हम पास करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। सिंपल मेजोरिटी, देखो पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी चाहिए। पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को पास कराने के लिए कौन सा मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी, ठीक है? सिंपल मेजोरिटी। जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कौन सा मेजोरिटी चाहिए? तो 2/3 मेजोरिटी, जिसको स्पेशल मेजोरिटी है ना? अब वो आएगी पार्लियामेंट पे, तो पार्लियामेंट इसको कितना मेजोरिटी से पास करवाएगी? सिंपल मेजोरिटी, ठीक है? अभी हम उधर भी फ्लो चार्ट बनाएंगे। उसके बाद ना तो क्या होगा? ये स्टैब्लिश हो जाएगा, देख लो, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज स्टैब्लिश, ठीक है? सबसे पहले कोई स्टेट अगर क्रिएट करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में 2/3 मेजोरिटी पास करवाना पड़ेगा। जब 2/3 मेजोरिटी पास हो जाएगी तो वो पार्लियामेंट के पास भेज देगी। तो पार्लियामेंट क्या करेगी? अगर उसको एक्सेप्ट करना होगा तो एक्सेप्ट करेगी, अगर नहीं एक्सेप्ट करना होगा तो वापस कर देगी, ठीक है? अगर
एक्सेप्ट कर ली तो वो क्या करेगी फिर पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट के लिए क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पार्लियामेंट जो ये कर रही है ना, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये अमेंडमेंट है। देख लो, द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट टू बी डीम्ड एज ए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं हुआ, ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आया है, याद रख लो। आर्टिकल 368 किससे जुड़ा हुआ है? अमेंडमेंट से। ठीक है, तो बोला कि जब पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश करेगी ना, तो ये अमेंडमेंट के अंदर नहीं आएगी, ये बात बोला। अब यहाँ पे एक बात देखो क्या बोल रहा कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कितना मेजोरिटी चाहिए रिजोल्यूशन के लिए, रिजोल्यूशंस के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन सा मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी हम किसको बोले हैं? 2/3 को। ठीक है, ठीक है। और पार्लियामेंट को कैसा मेजोरिटी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश करने के लिए? सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अब हो गया। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर एबिलिटीज, पार्लियामेंट चाहेगी तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म भी कर सकती है। ठीक है, अगर कोई पहले से, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में क्या की थी, पार्लियामेंट खत्म की थी, तो पार्लियामेंट खत्म भी कर सकती है, पार्लियामेंट एग्जिस्ट भी कर सकती है। ठीक है ना, पार्लियामेंट बोला कि अगर कोई पहले से है एग्जिस्ट, जैसे जम्मू एंड कश्मीर पहले से था, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, उसको खत्म कर दिया। और अगर कहीं पे नहीं है तो पार्लियामेंट क्रिएट भी कर सकती है। ठीक है, वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट if it legislative assembly of the concert the state pass the resolution by special majority to that effect। ये सब याद नहीं करना, लेकिन रेड वाला याद करना है। कैसे याद करना है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबुलेशन करने के लिए, ये क्रिएशन करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? आर्टिकल 169। या उसके बाद अगर कोई स्टेट चाहती है कि उसके स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाए, देख लो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बोल रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाए, उसको क्या करना पड़ेगा? अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी अपने जो अपर हाउस है, सॉरी अपने जो लोअर हाउस है, उसमें क्या करना पड़ेगा? स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा रिजोल्यूशन। अगर रिजोल्यूशन पास हो गया तो पार्लियामेंट के पास भेज देगी, फिर पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करवा देगी, बस। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। अब आओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में नेट में आया हुआ है, ऊपर वाला आर्टिकल वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। ये पार क्यों नहीं होता भाई? पार हो, ये वाला नहीं। देखो, हम लोग क्या पढ़े, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन पढ़े कि नहीं, कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पढ़े, सेंटर में यूनियन में पढ़े। अब स्टेट में भी है तो हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे ना, कि स्टेट में भी क्या होगा, 3 ऑर्गन होगा। एक होगा तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव तो हम लोग, लेजिस्लेटिव तो हम लोग पढ़ लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल और तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ चुके। अब हम लोग को एग्जीक्यूटिव पढ़ना, स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसी तरह स्टेट में भी है स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ठीक है, जिस तरह सेंटर में है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसी तरह स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ चुके, अभी पढ़े ना लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल को पढ़ चुके। अब हम लोगों को पढ़ना है लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ना है ना, सॉरी स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ना है। अब पढ़ना है स्टेट एग्जीक्यूटिव। मैं फिर से एक बार समझा दे रही, तुम लोग कंफ्यूजन होता है, समझा देगी। देखो, जैसे हम तुम लोगों को जब पढ़ाए थे पहला दिन, तो हम क्या बोले थे, गवर्नमेंट का 3 पार्ट है। एक है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, एक है तुम्हारा लेजिस्लेटिव और एक है तुम्हारा जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव के अंदर हम क्या क्या बोले थे तुम्हारा, एग्जीक्यूटिव के अंदर बताओ, हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एजी, ये सब आएगा है ना, ये सब। और तुम्हारा लेजिस्लेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर क्या आएगा, लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ प्रेसिडेंट भी आता है। बाकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आएगी। हो गया, ये सेंटर वाला हो गया। अब इसी तरह तुम्हारा स्टेट का भी बनेगा। स्टेट
जब इसको हम लोग बोले यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो अब यहाँ बोलेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, है ना। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट देख लिया, अब हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट। वो स्टेट एग्जीक्यूटिव है ना, स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी, वो हम लोग देखे तो वो सेंटर का था, अब स्टेट का देखेंगे। तो स्टेट में भी क्या है तुम्हारा 3 पार्ट मिलेगा। एक का नाम होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा लेजिस्लेचर में कौन कौन आ जाएगा, लेजिस्लेचर में भी हम लोग पढ़े लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर, ठीक है। और बाकी जुडिशरी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और जुडिशरी भी बाकी है ना, और ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना। तो इससे पहले गवर्नर पढ़ते हैं। अच्छा, बाकी स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना उतना जरूरी, गवर्नर पढ़ना जरूरी है। गवर्नर को क्या बोलते हैं, गवर्नर को चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कौन है, गवर्नर। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कौन है, गवर्नर। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 105 के अकॉर्डिंग, ठीक है, allow the appointment of the same individual as a governor of tier 2 state। मान लो कि तुम्हारा वेस्ट बंगाल, तुम्हारा झारखंड, तुम्हारा बिहार, और एक ही पर्सन है, पर्सन का मैं नाम दे दे शांताराम दे देंगे ना, शांताराम, शांताराम वेस्ट बंगाल का गवर्नर। अब ऐसा अब सेंटर ऐसा चाहती है कि ये जो शांताराम है ना, वो झारखंड में भी काम करे एज ए गवर्नर और बिहार में भी एज ए गवर्नर काम करे, तो कर सकती है। एक गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में गवर्नर है, सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल जो है ना, एक से ज्यादा स्टेट में गवर्नर रह सकती है। मैं इसका बता भी दी कौन कौन स्टेट, अभी आगे बताऊँ, ठीक है, रह सकती है। लेकिन ये कौन सा एक्ट के थ्रू आया, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो ये ऐसा कब आया कि एक से ज्यादा स्टेट में सेम इंडिविजुअल एज ए गवर्नर फॉर 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में गवर्नर रह सकता है। तो कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया था, तो 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 आर्टिकल 150 बोला गया है कि एक इंडिविजुअल अगर गवर्नर है तो एक से ज्यादा स्टेट में वो गवर्नर रह सकता है। तो अगर कोई वेस्ट बंगाल में है तो वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार का भी गवर्नर रह सकता है एक टाइम में। आ जाओ, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो उसमें क्या करता है, वारंटी भी देता है, हैंड एंड सील भी देता है। उसको अपॉइंट करने के बाद उसमें हैंड एंड सील का टैग भी लगाता है, ठीक है। गवर्नर का जो प्रोसेस है ना, हम लोग कहाँ से लिए, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। गवर्नर ऑफ स्टेट, अब आ जाओ क्वालिफिकेशंस के बारे में है, आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 गया है कि गवर्नर को क्या क्या होना चाहिए। इंडिया का सिटीजन, 35 ईयर एज, और ये ना तो पार्लियामेंट, देखो, ना तो ये पार्लियामेंट का मेंबर होगा, ना तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर, ये किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं कर सकता है। इसका टर्म 5 ईयर। और कौन दिलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ना, वो गवर्नर को क्या करते हैं, और दिलाते हैं। देखो यहाँ पे अलग है, गवर्नर स्टेट का है तो स्टेट के चीफ जस्टिस जो है ना वही और दिलाएंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो मोस्ट सीनियर जज। रिमूवल का प्रोसेस क्या है, द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट तब तक जाएगी तब तक वो रहेगा, ठीक है। डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है कि हटा दो गवर्नर, प्रेसिडेंट हटा दो, उसी को बोला जा रहा है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। रिजिग्नेशन लेटर किसको देगी, तो प्रेसिडेंट। गवर्नर होने के लिए क्या क्या होना है, देखो भाई, तुमको गवर्नर रहना है ना, तुमको एक एमिनेंट पर्सन होना पड़ेगा। एमिनेंट पर्सन उसको बोलते हैं जो अपने फील्ड में कुछ महाराष्ट्र किया हो, कोई बहुत बड़ा स्किल किया हो, बहुत बड़ा काम किया हो, ठीक है। अब देखो, गवर्नर अदर स्टेट का नहीं, अदर स्टेट का होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में अगर गवर्नर जो है ना
अगर कोई गवर्नर है तो वो वेस्ट बंगाल का गवर्नर नहीं हो सकता, वो दूसरे स्टेट से आना चाहिए। बिहार का गवर्नर बिहार का नहीं हो सकता है। ये तुम देखी होगी, मैं बता रही हूँ। उमा भारती तुम्हारा एमपी की गवर्नर बनी, तो थी कहाँ की? गुजरात की। बोल रहा है कि सेम गवर्नर फ्रॉम द ऑट साइड ऑफ द स्टेट। गवर्नर कहाँ से होगा? ऑट साइड ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट का वो गवर्नर बनेगा ना, उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। ये सरकारिया कमीशन में बोला गया था। सरकारिया कमीशन ने अपना कुछ कुछ प्रोविजन दिया। सरकारिया कमीशन ने अपना कुछ कुछ प्रोविजन दिया था, और ये माना भी जाता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आए कि इसमें से कौन सा सरकारिया कमीशन का प्रोविजन है गवर्नर को लेकर, तो ये भी हो जाएगा। ऐसे भी पूछा तो ऐसे भी सही है, ठीक है। सरकारिया कमीशन ने बोला कि गवर्नर जो होंगे ना, उस स्टेट का नाम हो। मैंने वेस्ट बंगाल में अगर जो गवर्नर है तो वेस्ट बंगाल से ना हो, तो फिर वो नेपोटिज्म फेवरेटिज्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि एक और चीज, शुड नॉट बी क्लोजली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स। वो किसी भी तरह के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, है ना। वो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। शुड नॉट हैव ए एक्टिवली इन्वॉल्व द पॉलिटिकल रेसिमी। ना तो वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, ना तो कोई रिसेंट पॉलिटिक्स में, ना तो वो किसी भी तरह का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना गवर्नर, ठीक है। क्लीन चीट होना चाहिए। हमें क्या पता है, पॉलिटिशियन बहुत गंदा होता है। दुनिया का सबसे गंदा इंसान कौन है? पॉलिटिशियन। तुम कहीं का भी पॉलिटिशियन देखो, कहीं का भी, इसको अपना पावर में आने के लिए कुछ भी कर सकते। जैसे हम ना एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, ठीक है। एक आर्टिकल में लिखा हुआ था एक जर्नलिस्ट को मारा गया था, सऊदी अरब के जर्नलिस्ट को मारा गया था। मारने में उसका हाथ कितना था, मैं इतना ओपन नहीं बोल रही, मुझे नुकसान था। उसको मारने का हाथ था इसका। ये तो कहानी ऐसे स्टार्ट हुआ कि सऊदी अरब में क्या है, सऊदी अरब में है ना, जो वहां पे क्रॉन रूल चलता है, ठीक है ना। तो सऊदी अरब में जो 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 किंग है, ठीक है, तो अब वो किंग हटेगा ना तो उसका भाई किंग, क्या ऐसा है सऊदी अरब। तो वहां पे क्या था कि जो सलमान वहां का किंग था, सलमान करके उसका बेटा भी है, तो कंफ्यूज मत होना। जो किंग उसका नाम सलमान है, सलमान बिन करके उसका जो नाम है वो उसका बेटा है, ठीक है। लेकिन सलमान के बाद उसका भाई बैठता, ब्रदर, ठीक है। मैं ये आर्टिकल में पढ़ी, ठीक है। उसका ब्रदर बैठता, ठीक है। तो उसका बैठने का पारी था। तो ये क्या किया, इसका बेटा जो बैठा हुआ किंग था, ये इसको मरवा दिया। मरवाया नहीं, अपने ही अंदर, वो बहुत लोगों को मरवाया भी, और अपने घर के अंदर इसको क्या किया, बंद कर दिया, जेल में डाल, ठीक है। और बहुत लोगों को मारा। अब ये क्या किया, एक जर्नलिस्ट था, ठीक है, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट, छोटा मोटा जर्नलिस्ट है, वर्ल्ड वाइड जर्नलिस्ट, वो पूरा दुनिया पे ठीक है ना, उसको मरवा दिया। कौन मरवाया? सलमान बिन, जो अभी वहां का किंग है ना सऊदी अरब का, वो मरवा दिया, ठीक है। वो जर्नलिस्ट को मरवा दिया। अब वो जर्नलिस्ट को कौन कौन मरवाया? यूएस उसका साथ दिया। सलमान बिन जो है ना, उसका साथ दिया उसको मरवाने के लिए। वो छोटा मोटा जर्नलिस्ट नहीं था, इंडिया के जैसे जर्नलिस्ट छोटा मोटा नहीं, वर्ल्ड का जर्नलिस्ट था जो मरवाया था। इतना बड़ा जर्नलिस्ट को मरवाया। तो देखो पावर में आने के लिए क्या किया, इतना गलत काम किया। इस वजह से गवर्नर को बोला गया कि पॉलिटिक्स से दूर रहना है, तब तुम गवर्नर बन सकते हो। तुमको एक बाइस इंसान, बिल्कुल अनबाइस होकर चलना है भाई, बाइस नहीं रहना, इसलिए आप पॉलिटिक्स से दूर रहो, ठीक है। क्योंकि हमने सरकारी कमीशन ने बोला कि मैंने देखा पॉलिटिक्स में आने के बाद इंसान कुछ नहीं घटता ही घटा रहा है। हालांकि देखो ये एक हरा चश्मा लगाना है, क्योंकि गवर्नर जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। तो ये सरकारी कमीशन ने अपने काम से एक अच्छा दिया, लेकिन अल्टीमेट अगर तुम देखोगे तो गवर्नमेंट इसको जो अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो सेंट्रल से कुछ जुड़ा हुआ है, और इसको बोला भी जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है ना। हालांकि इन्होंने ऐसा ऐसा दिया, सरकारी कमीशन ने ऐसा ऐसा रिकमेंडेशन किया कि जो गवर्नर होंगे ना उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ना तो कोई लोकल पॉलिटिक्स में हो, ना कोई रिसेंट पॉलिटिक्स में, किसी भी तरह। हाँ, politicians from the ruling party at the center should not be appoint the governor of the state। बोले कि अगर कोई रूलिंग पार्टी है, आप सुनो, आपको गवर्नर देखो कितना दूर किए हैं ये इन सब चीजों से। गवर्नर को इन्होंने, मतलब सरकारी कमीशन ने सोचा कि जो गवर्नर आएगा वो बिल्कुल अनबायस है ना। इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से बोला, इन्होंने बोला कि जो गवर्नर होगा ना, तो गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाएगा ना, वो रूलिंग पार्टी से नहीं अपॉइंट, मतलब ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी का कोई जान पहचान का हो, बीजेपी है तो हो सके बीजेपी का वो पहले है ना रह चुका हूँ, है ना। बीजेपी का कोई रह चुका हो, मतलब बीजेपी का कहीं गवर्नर कहीं मिनिस्टर रह चुका हो, कहीं कुछ हो चुका, ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा ना हो, दूर दूर से पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंसल्टेशन, a point that should be involve the consultation with the chief minister of the state, vice president of the लोकसभा। गवर्नर को अगर किसी को फॉर्मिंग करना है तो वो चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर से कंसल्टेशन करता है।
गवर्नर कितने साल तक रह सकता है अपने पोस्ट पे? तो 5 ईयर, ठीक है 5 ईयर। बाकी इसको हटाया कैसे जाता है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसको औथ कौन दिला रहा है? तो अभी उधर पढ़ाए यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई। औथ कौन दिला? देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ना, ये देखो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, और ये इसको औथ दिला रहा है, ये हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, ये कौन है? अब आ जाओ, कंडीशन क्या होगा भाई? मेंबर ऑफ द रिस्ट्रक्शन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द इधर हाउस। सुन लो भाई, ना तो आप लोकसभा के मेंबर होंगे, ना तो राज्यसभा के मेंबर होंगे, ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे, ना तो ना तो आप स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के मेंबर होंगे। आप चारों में से किसी मेंबर नहीं हो सकते, तब आप बन सकते हो, ठीक है। शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आप कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब नहीं करना। इंटाइटल यूज द ऑफिशियल रेसिडेंट राजभवन। आपको राजभवन मिलेगा, आपको कोई इसका आपको राजभवन मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। इम्प्लीमेंट्स इलॉनेस प्रिविलेज कौन डिटरमाइन करेगा? पार्लियामेंट। बिल्कुल, दो या दो से ज्यादा स्टेट में, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट में एक गवर्नर है और दो या दो से ज्यादा स्टेट में वही गवर्नर काम कर रहा, तब इनको कौन सैलरी देगा? स्टेट नहीं देगा, बल्कि इसको प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि इसको कितना सैलरी दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया ना, एक गवर्नर 3 स्टेट में काम, ये बात। हाँ, इम्प्लीमेंट्स एंड अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस। जब गवर्नर काम कर रहा है ना, की सैलरी को कम नहीं किया, ड्यूरिंग द काम उनका सैलरी कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, तो अब ये काम के दरमियान मतलब ये काम कर, ये गवर्नर है, तो अब ये गवर्नर की सैलरी कम नहीं की जाए, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ऑफिस उनका काम कम नहीं किया जाए। फिर कुछ पर्सनल इम्यूनिटी मिली हुई है, वही और देखते हैं, जैसे कैन नॉट बी अरेस्ट, वो अरेस्ट नहीं कर सकते, इम्पीचमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमको सिविल प्रोसीडिंग में कर सकते हैं, लेकिन 2 महीना पहले नोटिस देना होगा, ठीक है ना। गवर्नर 5 ईयर तक रह सकता है अपने पोस्ट पे, लेकिन इसको हटाएंगे कैसे? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कब तक रह सकता है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक ना। ट्रांसफर किया जा सकता है, द प्रेसिडेंट में बी द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर ऑफ ए गवर्नर अपॉइंट वन स्टेट अनदर स्टेट। मान लो कि वेस्ट बंगाल में कोई गवर्नर है और तुम्हारा प्रेसिडेंट चाहती है कि इसको झारखंड में भेज दे, तो क्या उसको ट्रांसफर कर सकती है? बिल्कुल, ठीक है। क्या गवर्नर का रिअपॉइंटमेंट हो सकता है? मे बी इन द सेम स्टेट इन एनी अदर स्टेट, बिल्कुल हो सकता है रिअपॉइंटमेंट। अब इसको कौन कौन सा पावर दिया गया? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल। कुछ पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो कौन सा एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया, तो ये तो देखो किसी किसको अपॉइंटमेंट करता है, ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ये एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कल हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 165 में पाए ना, स्टेट वाला लॉ ऑफिसर है ना, उसको अपॉइंट करेगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करेगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करेगा। इसके बारे में मैं बताई थी ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन रिमूव करता है प्रेसिडेंट। क्या है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है? अपॉइंट करेगा गवर्नर, लेकिन रिमूव करेगा प्रेसिडेंट। वाइस चांसलर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, पेपर 1 में भी आता है। वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं ना, उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। कैन सीक इन्फॉर्मेशन, अगर गवर्नर को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चीफ मिनिस्टर से ले सकते हैं, ठीक ना। चीफ मिनिस्टर बी सबमिट डिसीजन द काउंसिल मिनिस्टर, कोई भी किसी तरह का लॉ बना तो वो क्या करेगा? गवर्नर को बताएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब कहीं भी स्टेट में इमरजेंसी लगेगा, स्टेट में इमरजेंसी लगेगा, सबसे पहले गवर्नर प्रेसिडेंट को बोलता है इमरजेंसी लगाना। रिकमेंडेशन कौन करता है इमरजेंसी लगाने के लिए? गवर्नर कैन रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, बोलेगा गवर्नर सर आप आइए, यहाँ का कंडीशन ठीक नहीं है, आइए आप आके यहाँ पे इमरजेंसी लगा दीजिए, ठीक है। इन द स्टेट एंजॉय एक्सटेंसिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एजेंट ड्यूरिंग सच पीरियड। और अगर देखो अब तो वो इमरजेंसी लगा के चल गया है ना, इमरजेंसी लगा के चल गया, प्रेसिडेंट तो इमरजेंसी लगा के चल गया, तो उसको संभालता कौन है? गवर्नर। हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ, लेकिन चलाता कौन है? गवर्नर, ठीक है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट के बिहाफ में कौन काम करता है? गवर्नर। अच्छा, ये स्टेट यूनिवर्सिटी का काउंसिलर होता है, गवर्नर जो है ना काउंसिलर। देखो यहाँ पे वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर। लेकिन ये स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, देखो वाइस नहीं लगा हुआ, चांसलर, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुनो,
गवर्नर क्या करता है, कुछ स्टेट है जहाँ पे तुम लोगों को ट्राइबल मिलेंगे, जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे बहुत सारे तुमको ट्राइबल मिलेंगे। तो गवर्नर क्या करती है, इन ट्राइबल लोगों के लिए, इन ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए वेलफेयर मिनिस्टर को भी अपॉइंट करती है। सिर्फ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पे बहुत सारे ज्यादा ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं। इन ट्राइबल ग्रुप के वेलफेयर के लिए गवर्नर क्या करती है, मिनिस्टर को अपॉइंट करती है। आ जाओ, मेन पढ़ेंगे। ये देखो, अब हम पढ़े थे प्रेसिडेंट वाला काम कि प्रेसिडेंट क्या करता है, पार्लियामेंट को प्रोक करता है और समन भी करता है। तो उसी तरह गवर्नर करेगी, दोनों को पढ़ती है, ये स्टेट में काम करेगी, ये वो वहां काम कर रही है। तो ये क्या काम कर रही है, तुम्हारा समन करेगी। ये स्टेट लेजिस्लेचर को हम लोग इसे पार्लियामेंट बोले, यहाँ पे हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर बोलेंगे, है ना। ये स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करेगी, प्रोक, खत्म हो गया सेशन, खत्म, मानसून सेशन खत्म, प्रोक करेगी, समन करेगी, ज्वाइंट सिटिंग बुलाना होगा तो बुलाएगी पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को। डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना होगा तो कौन करेगा, गवर्नर। में पढ़ाई थी अभी। अच्छे, जैसे मैं प्रेसिडेंट का पढ़ाई थी कि प्रेसिडेंट क्या करेगी, हर जनरल इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट के पहला सेशन करेगी और हर साल का पहला ये सेशन का पहला एड्रेस कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट। ये मैं पढ़ाई थी, बिल्कुल ऐसा यही पर है। देखो, एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगी, जो पहला सेशन होगा ना, मतलब जनरल इलेक्शन होगा, इलेक्शन का जो पहला सेशन होगा ना, कौन एड्रेस करेगा, गवर्नर। इसके बाद एक साल के बाद, एक साल हो गया मतलब 2025 चल रहा, ठीक है। 2025 के बाद जो 2026 आएगा और उसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो पहला सेशन होगा उसको कौन एड्रेस करेगा, गवर्नर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, प्रेजेंट रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कंप्यूटर ऑडिटर जनरल स्टेट लेजिस्लेचर। देखो ये क्या करती है, गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिपोर्ट और कंप्यूटर ऑडिटर जनरल यानी जो टैग है उसका रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद मनी बिल की वही पावर जो मैं बताई थी, तो या तो मनी बिल को ये आसन करेंगे, मंजूरी देंगे, या तो फिर होल्ड कर लेंगे या रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना। आप एक मिनट बात सुनो, या तो ये क्या करेंगे, मनी बिल को रिजर्व कर लेंगे। ये प्रेसिडेंट को एक अच्छा पावर मिला हुआ है, क्या करेंगे, मनी बिल को रिजर्व कर लेंगे, सॉरी कोई भी बिल को, मनी बिल को नहीं। ये क्या करेंगे, अगर कोई बिल आया, मान लो कि स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ आया, फिर वो स्टेट अगर वहां पे 2 हाउस है तो दोनों हाउस में पास होगी, अगर एक हाउस है तो एक ही हाउस में काम तमाम हो जाएगी। एक हाउस में काम तमाम होने के बाद वो जाएगी गवर्नर के पास तो गवर्नर क्या करेगी, या तो उसको अपना आसन देगी, या तो उसको रख लेगी, या तो रिटर्न कर देगी, या तो उसको रिजर्व कर देगी कि हम प्रेसिडेंट को भेजेंगे रिकंसल्टेशन के लिए। ठीक है, या तो इसको रख लेगी कि हम किसको भेजेंगे, प्रेसिडेंट को भी, किसकी, रिकंसल्टेशन। ठीक है, गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर क्या, आर्टिकल 213 मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। मनी बिल वही वाला बात मैं उस दिन पढ़ाई थी ना कि कोई भी मनी बिल को पेश करने से पहले हमको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नर तो गवर्नर का रिकमेंडेशन चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन फॉर ए मनी बिल। अगर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में अगर हम मनी बिल करते हैं तो सबसे पहले हमको गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये क्या करती है, कॉन्टीजेंसी स्टेट फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के लिए अपॉइंट करती है। इसके बाद हाँ, पार्डनिंग पावर, इसका पार्डनिंग, अच्छा बताओ, प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर जल्दी बताओ मुझे, प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर क्या है, आर्टिकल 61। आरसी कैसे कैसे तुम सब गलती कर सकते, 72 आरसी जितना, आर्टिकल 72 62 तुम बोली, 72 होगा। ठीक है, अब वो तो तुम्हारा ट्रिक वाला में तुमने पार्डनिंग पावर दिया ही नहीं है। ट्रिक वाले में तो 2 पावर दिया हुआ है, शुरू में ही पावर है कि तुम्हारा ये इलेक्शंस का पावरफुल है ना, प्रेसिडेंट का पावरफुल, इलेक्शन का मैनर का ट्रम्प, पावर तो एक ही जगह वहां पे आया है। और यहाँ पे पार्डनिंग पावर में बोले तो पार्डनिंग पावर सेवन वाले में आया है, तो आर्टिकल 72 में है। ठीक है, और गवर्नर का पार्डनिंग पावर क्या है, आर्टिकल 161। ठीक है, गवर्नर का, अब देखो गवर्नर को भी वही मिला हुआ है, पार्डन। कंफ्यूजन ये आता है क्या ना, 161 ऐसे बोलते ठीक है, कम्यूटेशन, डिमिशन, डिस्पाइट, रिप्राइव, ये सब पावर किसको दिया गया, तुमको गवर्नर को भी दिया गया है। लेकिन एक चीज करिए कि पार्डनिंग में ये कंप्लीट बोल सकते कि हम आपको सजा माफ कर रहे हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता है गवर्नर, याद रखो। गवर्नर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से
या किसी हाई कोर्ट से किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस जाता है और वो जाता है गवर्नर के पास कि आप मुझे पार्डोन दे दीजिए, तब गवर्नर उसको पार्डोन नहीं दे सकता है, बिकॉज गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को नहीं रोक सकते, ठीक है, वो प्रेसिडेंट कर सकते। अब इसका डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, ये जो बिल को रिजर्व करती है ना प्रेसिडेंट को भेजने के लिए, ये इसका डिस्क्रिशनरी पावर है। प्रेसिडेंट रूल जो लगता है ना, ये भी इसका डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, ये बस याद रखना। और क्या, तो ये जो चीफ मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन लेती है ना, वो भी तुम्हारा डिस्क्रिशनरी पावर। बाकी तो और कुछ ऐसा है नहीं करने वाला बात। हाँ, ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसका ट्री बनाना चाहिए सबसे। देखो इस बार नेट में ये क्वेश्चन आया था कि कौन वाला क्वेश्चन था, ये तो तुम लोगों को याद हो गया, ऑर्डिनेंस पावर वाला। हाँ, कि कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है ना, गवर्नर देखो, गवर्नर भी देखो, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, इसको याद करने का मैं तरीका बता दे रही हूँ। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, तो गवर्नर भी तो किसी को अपॉइंट करेगा ना, इसको भी तो जुडिशरी पावर दिया गया है। ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करेगा, किसको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा, जैसे यहाँ पे डिफिनेशन कैसे दिया हुआ है, हाँ, वैसे ही डिफिनेशन दिया हुआ था। अपॉइंटेड द डिस्ट्रिक्ट जज बाय द गवर्नर, है ना, तो कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, देखो, अपॉइंटमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट जज बाय द गवर्नर, ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया गया है, आर्टिकल 233, ये भी एग्जाम में आया हो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और क्या है, हाँ, याद करेंगे, यहाँ पर भी याद करते हुए चले। मुझे लग रहा है लैपटॉप को मेरे चार्ज करना पड़ेगा, एक समय कराती लाइट ही एक्सटेंड हो रही है। चलो स्टार्ट करें। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, ठीक है, ये तुम्हारा टॉपिक है, ये नेट का भी सिलेबस है और ये तुम्हारा भी टीचर वाला टीचर में है, ठीक है, जो तुम्हारा सिलेबस है। तो क्वेश्चन पहले ये आ सकता है कि जो ये जुडिशियल रिव्यू है ना, ये जुडिशियल रिव्यू ये आया कहाँ से, तो हम बोलेंगे ये जो आया यूएस से आया। पहला क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आया है, डॉक्टर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। यूएसए ऐसे आया, यूएस के कौन से केस से आया, वो केस एग्जाम में आता है, नेट में बहुत बार आया हुआ। केस का नाम देखो, मार्बरी वर्सेस मैडिसन 1808 में, कौन उस टाइम किसने लाया है, जॉन मार्शल ने, ठीक है। केस का नाम याद करो, कौन से केस के थ्रू, कौन सा ऐसा पहला केस था जिसकी वजह पर जुडिशियल रिव्यू आया है, माराबारी वर्सेस मैडिसन 1803 में आया था, और किसने लाया था, तो जॉन मार्शल ने लाया था इसको, ठीक है। एकदम कम टू द पॉइंट, रेड वाला हाईलाइट करके पढ़ना, इसको याद करने का तरीका, जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले कहाँ आया था, यूएस में आया था, अच्छे, कौन सा केस इससे जुड़ा हुआ था, जो कौन सा केस से आया था, तो मार्बरी वर्सेस मैडिसन 1803 केस से आया था, किसने लाया था, तो जॉन मार्शल ने लाया था। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है समझो, इंडिया में द कॉन्स्टिट्यूशन itself confer the power of judicial review on both Supreme Court and High Court। इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर बोलो या बेसिक फीचर बोलो, कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती है या बेसिक फीचर्स के अंदर आती है, रट लो, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन समझेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, यानी JR का मतलब क्या है। पावर ऑफ जुडिशरी एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। आ जाओ कहीं और समझा रही, लेजिस्लेटिव में क्या बोले थे तुम लोगों को, कि लेजिस्लेटिव किसको बोला था, पार्लियामेंट को, मानो पार्लियामेंट ने कोई लॉ ना है। अभी मैं स्टेट के बारे में, क्योंकि वहां पे सेंटर और स्टेट दोनों के बारे में मेंशन है,
पार्लियामेंट कोई लॉ ला, ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ लाया, उस लॉ से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों का या किसी भी लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ठीक है, लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पर, क्या है, बोले सर मेरा पार्लियामेंट ने जो लॉ लाया है ना, उस लॉ से मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा रुक जाओ मैं उस कानून को चेक कर, तो जो वो कानून को चेक करने के लिए आ रहा है ना, उसी को जुडिशियल रिव्यू, क्यों, उसको आगे फिर से रिव्यू कर रहा, ठीक है, जब उस पर्सन ने बोला कि सर ये जो पार्लियामेंट ने लॉ लाया है, उस लॉ, जैसे तुम देखी होगी एनआरसी आया, एनआरसी पे बहुत सारा पिटीशन डाला हुआ, बहुत सारा पिटीशन डाला हुआ, क्यों, उसको जुडिशियल रिव्यू करने के लिए डाला गया, ठीक है, इसी तरह कोई भी लॉ आता है ना, और लोगों को उस लॉ से प्रॉब्लम है, तो लोग जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं कि सर मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या मेरे किसी भी चीज का वायलेशन हो रहा है, तो जाके बोलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा रुक जाओ जी पहले लॉ को चेक करने दो, अगर उसने लॉ को चेक किया, ठीक है ना, अगर उसने देखा कि इसमें वॉलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देख रहा है कि हाँ ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, ये जो लॉ कानून आया है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो कैन बी डिक्लेयर, तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिक्लेयर करेगी कि ये जो लॉ है ना ये इलीगल है, ठीक है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इनवैलिड है, ये अनाउंसमेंट, ठीक है, अगर कोई कानून या कोई लॉ या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पार्लियामेंट लाता है और उससे लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, ये किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जाएगी हाई कोर्ट, अब बोलेगी सर मेरा इसी से ऐसा मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी चलो मैं देखता हूँ वो लॉ तुमको प्रॉब्लम पहुंचा रही है कि नहीं, अगर वो सचमुच कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट कर रही है, मतलब तुम्हारे फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, डिक्लेयर कर देगा, क्या डिक्लेयर करेगा, ये जो लॉ है ना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, ठीक है, अब मेरे बात एक और बात सुनो, अब तो हम पार्लियामेंट के बारे में बोले और यहाँ तो बोला कि सेंट्रल के बारे, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी, अब आ जाओ, अब मान लो जैसे मैं योगी वाला स्टोरी सुना रही हूँ, योगी ने क्या किया था, वहां पे यूपी में एक लॉ लाया था कि कोई भी लड़का लड़की साथ नहीं चलेगा, नहीं तो एंटी लव, लव लाइफ कर, एंटी लव करके कुछ लाया था, ठीक है ना, तो कोई लड़का लड़की साथ नहीं चल सकता रोड, तो मान लो कि ढेर सारा लड़का लोग मिला या कोई भी कोई इंडिविजुअल पर्सन भी गया सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, गया बोले सर मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हाँ कौन सा, बोलेगा सर मेरा तो मेरा आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा, आर्टिकल 21 में तो लिखा हुआ है राइट टू लिबर्टी, तो मेरा तो लिबर्टी छीना हुआ जा रहा है कि हम किसी के साथ नहीं जा सकते, तो चल सकते हैं, वो तो मेरा लिबर्टी है, तो मेरा फ्रीडम है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा रुक जाओ, वो स्टेट लाया है, योगी लाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने लाया है ना, योगी लाया, यूपी के गवर्नमेंट, यूपी के सरकार ने लाया है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है, या तो हाई कोर्ट भी जा सकती है, हाई कोर्ट में जाके अपील किया क्योंकि स्टेट का ही बात है, तो हाई कोर्ट चेक करेगा कि ठीक है हम देखते हैं कि वो वायलेशन है कि नहीं, लोगों के लिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है कि नहीं, तो हाई कोर्ट चेक की, जब हाई कोर्ट चेक की तो पता चला कि हाँ ये तो वायलेशन हो रहा, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा, तो यहाँ से हाई कोर्ट जो तुम्हारा अनाउंसमेंट कर देगी कि ये जो लॉ है ना ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है एंड नलिफाइड है, अल्ट्रा वैलिड है ना, अल्ट्रा वैलिड भी अनाउंसमेंट कर दी, अल्ट्रा वैलिड नलिफाइड ये सब बोल के अनाउंसमेंट। जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल देखो, जुडिशियल रिव्यू कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल ये है वो है, नहीं, कुछ कुछ ऐसा काम है ना जिसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि ये इससे जुड़ा हुआ है, जैसे आर्टिकल 13 एग्जाम में क्वेश्चन आया था तुम्हारा नेट में, इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है ना जुडिशियल रिव्यू का है, आर्टिकल 13 जो है ना ये जुडिशियल रिव्यू का है, क्यों, ये आर्टिकल 13 डिक्लेयर करती है कि एनी लॉ inconsistent with deorganization of fundamental rights shall be violated, ऐसा कोई लॉ आ रहा और आपके फंडामेंटल राइट को डिजेनरेट कर रहा है या उसको वायलेट कर रहा, तो आपका वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना, शैल बी वाइड हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना, आर्टिकल 13 में डिफिनेशन लिखा हुआ है, तो ये डिफिनेशन मेरे जुडिशियल रिव्यू से जुड़ा हुआ बिल्कुल,
तो हम क्या बोलेंगे, दोनों भाई बहन है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में कोई आर्टिकल नहीं है, बिकॉज नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है आर्टिकल में, लेकिन डिफिनेशन जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू से मैच खा रही है, इसलिए हम बोलेंगे जुडिशियल रिव्यू का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 13 है। ठीक है, समझ में आ गया। आर्टिकल 13 चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं आना चाहिए जो फंडामेंटल राइट को इनकंसिस्टेंट कर दे या फंडामेंटल राइट को वायलेट पहुंचाए, कोई ऐसा लॉ नहीं आएगा। आज जुडिशियल रिव्यू का भी यही डिफिनेशन है। चलो आ जाओ। उसके बाद जब हम लोगों का कोई भी फंडामेंटल राइट को वॉल्यूशन होता है और ये या तुम्हारा किसी भी तरह का वॉल्यूशन हो रहा, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है ना, कोई पर्सन है, कोई पर्सन जिसे कोई फंडामेंटल राइट को वॉल्यूशन हुआ, आइए सुप्रीम कोर्ट जा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इसको कौन सा आर्टिकल लेकर जाना पड़ेगा, आर्टिकल 30। ठीक है, और अगर इसको हाई कोर्ट जाना है तो कौन सा आर्टिकल लेकर जाना पड़ेगा, आर्टिकल 226। इसको मैं रिट्स में भी पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ समझ लो, ये भी आर्टिकल 32, आर्टिकल 26, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आर्टिकल तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट को देती है इम्पावर और हाई कोर्ट को देती है इम्पावर। सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल देती है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कौन सा काम करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, रिट से भी जुड़ा हुआ है, जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगी तो आप बताइए रिट से भी जुड़ा हुआ है ये आर्टिकल, और उसके बाद रिट्स भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और हाई कोर्ट को कौन सा आर्टिकल देती है, आर्टिकल 226, और भी बहुत सारा आर्टिकल तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू में आएगा, लेकिन ये मेन एग्जाम में आता है। ठीक है, कि कौन कौन सा आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 3, आर्टिकल 226, ठीक है ना। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये सब जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या हुआ कि अगर ये जुडिशरी को पावर दिया जाता है कि वो एग्जामिन करे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर ने कोई इनैक्टमेंट लाया है या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया है, या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा तो वो क्या डिक्लेयर कर देगी कि ये जो तुम्हारा लॉ आया है या इनैक्टमेंट आया है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, इसी को जुडिशियल रिव्यू जाता है। जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर, कौन सा सब ये कहां से आया है, तो यूएस से आया है। कौन सा केस के थ्रू यूएस में आया है, तो मार्बरी वर्सेस मैडिसन 1803, ठीक ना। जॉन मार्शल, कौन भाई, कौन लाया था, जॉन मार्शल ने लाया। ये क्या है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया। देख लो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया। कौन सा पावर दिया गया है भाई, अगर लेजिस्लेचर कोई भी लॉ लाती है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ लाती है, उसको फिर से जाके रिव्यू करने के लिए, वो कहीं लोगों को हार्म तो नहीं पहुंचा रही है, हार्म पहुंचा रही तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये है नालाफाइड, ये है इनवैलिड, या ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनलीगल। ठीक है, अच्छा कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। आ जाओ यहाँ पे, वो तुम लोगों को जो रेड में लिखा हुआ था वो याद है, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे तुम्हारा आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, क्लासिफिकेशन किया गया है जुडिशियल रिव्यू का, क्लासिफिकेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को क्लासिफिकेशन किया, किसने किया है वो नाम इंपोर्टेंट है, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी, इतना बड़ा नाम है, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने बोला 3 कैटेगरी की जुडिशियल रिव्यू होंगे, 3 तरह की जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है ना। अब 3 तरीके से जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कैसे कैसे देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, जैसे एनआरसी, एनआरसी क्या है तुम्हारा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, मतलब कोई भी पर्सन कोई भी चीज को लेकर नहीं चलाएगी, अब कोई गवर्नर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय हमारा जुडिशियल रिव्यू की जाए, ऐसा नहीं होगा। 3 चीज पे ही आपका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने कहीं पर अमेंडमेंट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, मान लो कि तुम्हारा एनआरसी को क्या था, एनआरसी एक तरह का तुम्हारा अमेंडमेंट बिल था, उसको अमेंड किया गया, इस तरह का कोई एक्ट आता है ना, उसके अगेंस्ट तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती हो, ये बोल के कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। बाकी तुम्हारे को ऐसा रैंडमली किसी भी चीज को उठा के नहीं जा सकती। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है और उस अमेंडमेंट से तुमको नुकसान हो रहा है, जैसे जब तुम्हारा बीजेपी गवर्नमेंट ने जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया तो उन्होंने क्या लाया, तुम्हारा अमेंडमेंट कर एनआरसी लाया। तो एनआरसी से मुस्लिम जो कास्ट के लोग, उन लोगों को प्रॉब्लम होता था, उन
उनका फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा था, राइट टू इक्वलिटी वॉल्यूशन हो रहा था, तब वो लोग जाएंगे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, बहुत सारा पिटीशन डाला हुआ भी है, ठीक है, तब जा सकते हैं, रैंडमली उठ के नहीं जा सकते, ये बात सुन लो। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू किससे किसका, पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रही है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रही है, ठीक है ना, या कोई सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रही है, अगर कोई मान लो कि तुम्हारा स्टेट लेजिस्लेचर या तुम्हारा कोई सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर है, ठीक है ना, मान लो कि कोई लोकल बॉडीज वगैरह, वो लोग भी अगर कोई ऐसा कानून लाएगी या कोई लॉ लाएगी जिससे लोगों का फंडामेंटल राइट या वॉल्यूशन हो रहा, इसके अगेंस्ट भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ना। अगर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर ये लोग अगर ला रही है तो भी तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू होता है। एक और बात सुनो, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द यूनियन स्टेट ऑथराइज्ड बाय द स्टेट। थोड़ा सुन लो मेरी बात, जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये सिर्फ तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और हाई भी कर सकता है, कोई लोकल बॉडीज नहीं कर, ये सिर्फ तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही दिया गया है, यूनियन और स्टेट को चेक करने के लिए, यूनियन और स्टेट को चेक करना है ना, इतना बड़ा काम करना है। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर रही है, तुम्हारा पार्लियामेंट के बात को रद्द कर रही है, पार्लियामेंट के बात को क्या कर रही है, रद्द कर रही है ना, उनके बात को काट रही है, उसको क्या बोला जाता है तुम्हारा, के बात को ओवरराइड कर रही है ना, ओवरराइड कर रही है, तो ये तो पावर बड़ा ही आदमी को दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं दिया जाएगा। आ जाओ, बोला कुछ कुछ लैंडमार्क जस्टिस को इंडिया में जिसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू आया, ठीक है ना, कुछ कुछ केस आया था। गोलकनाथ केस 1967 में, डेट याद कर लो एग्जाम में आता है, गोलकनाथ केस 1967 में यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हुआ था। अब कैसे हुआ था मैं बता रही हूँ, बहुत सारा केस है जिसकी वजह से जुडिशियल रिव्यू हुआ था। देखो गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, इसका स्टोरी में पहले भी बता चुकी हूँ, मैं तुम लोगों को बता चुकी, आरसी के लिए तो स्टोरी दम चटनी हो गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, तो लैंड रिफॉर्म आया, लैंड रिफॉर्म एक्ट। लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन के पास बहुत ज्यादा जमीन है ना, उसे जब्त कर लिया, वो जमीन उनसे सरकार गवर्नमेंट ले लेगी, उनको सिर्फ 30 एकड़ जमीन दे देगी। क्यों? कि पहले बिफोर इंडिपेंडेंट बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, लोगों के पास बहुत जमीन हुआ करती थी, और गरीब लोगों के पास नहीं हुआ करती थी। जब इंडिया को इंडिपेंडेंसी मिली तो गवर्नमेंट ने लाया लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी जमींदार के पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो गवर्नमेंट उसे छीन लेगी, वो गवर्नमेंट की जमीन हो जाएगी। 30 एकड़ से ज्यादा अगर जमीन गवर्नमेंट, तो क्या हुआ तुम्हारा गोलकनाथ केस वर्सेस ये पंजाब का केस है, ठीक है ना। 1967 में पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने यहाँ पंजाब में लैंड, ये तो सेंटर का था, ये सेंटर ने लाया था, अब इसको पंजाब ने अपना स्टेट में लाया। लैंड रिफॉर्म एक्ट को पंजाब गवर्नमेंट ने अपने स्टेट पे अप्लाई किया, ठीक है। तो उस अप्लाई के अकॉर्डिंग गोलकनाथ जो थे, ये लोग दो भाई थे, इन लोगों के पास बहुत जमीन, ठीक है। मेरे माइंड से निकल गया कितना जमीन था, लेकिन जब मैं पढ़ाई थी तो मुझे याद था। आरती तुमको याद है कितना जमीन था, मैं बताई कितना, हाँ 500, हाँ ठीक बोली, हाँ 500 एकड़ जमीन था इन लोगों के पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोली कि दोनों भाई को 30 एकड़ जमीन दे दिया जाए, और बाकी जो जमीन हो जाएगा ना वो गवर्नमेंट का हो जाएगा। अब बोलो कोई भी इंसान टॉलरेट कर सकता है इतना जमीन, वो कैसे गवर्नमेंट देगी। अब ये गया तुम्हारा कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, सर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा। अब देख लो ये 1967 की केस है, तो उस वक्त तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया और बोला सर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये बोला कौन कौन सा आर्टिकल का, तो बोला सर देखिए मेरा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल आर्टिकल है, वो वॉल्यूशन हो रहा है ना। ये मेरा राइट टू एम्प्लॉय वो भी मेरा वॉल्यूशन हो रहा है, ये सब मेरा आर्टिकल जो सर वॉल्यूशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रुक जा मैं चेक करूंगा, तो मैं क्या चेक करूंगा, तो मैं जुडिशियल रिव्यू करूंगा। तो आया ना जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, आया कि नहीं। जब इन्होंने किया कि मेरा वॉल्यूशन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला रुको मैं चेक कर रहा हूँ। जब चेक कर रहा हूँ बोला ना, तो यानी उसने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू किया, फिर से जाके चेक किया, ठीक है, लॉ बन गया, उसको फिर से चेक किया। उसके बाद जब तुम्हारा 1920 में बैंक को नेशनलाइज किया गया था, 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था, वहां पर भी तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू आया था,
उसके बाद प्राइवी प्रोसेस एबुलेशन केस 1971 का है। यहाँ पर भी जब प्राइवी प्रोसेस ओव्यूलेशन का मतलब मैं समझा रही हूँ। प्राइवी प्रोसेस क्या था ये समझो। जो पहले का राजा थे ना, पहले के जो राजा नवाब थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता था, ठीक है, क्योंकि वो लोग नवाब फैमिली से थे, राजा की फैमिली से थे, तो उन लोगों को पैसा दिया जाता, ठीक है, आजादी के बाद दिया जाता था। लेकिन 1971 में ये वाला खत्म कर दिया गया। जो प्राइवेट प्रोसेस है ना, इसका मतलब था कि किंग, जो भी तुम्हारा नवाब थे, राजा थे, किंग थे, जो मतलब जो बड़ा बड़ा फैमिली से बिलोंग करने वाले जो थे बिफोर इंडिपेंडेंट, जो राजा फैमिली से बिलोंग करने वाले थे और वो अब बचे हुए हैं, उनको गवर्नमेंट पैसा देती कि क्या बोला जाता है, तुम्हारा पेंसिल देती थी, पेंसिल। तो जो पेंसिल देती थी ना, उसका नाम था प्राइवी पर्सेस, ठीक है ना, प्राइवी पर्सेस। अब यही प्राइवी पर्सेस को खत्म कर दिया गया था 1971 में। यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू किया गया था। केशवानंद भारती केस में भी किया गया था और मिनरवा मिल केस में भी किया गया। तो इतना याद भी नहीं करेंगे तो खाली माइंड में थोड़ा रख लेना कौन केस था। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला स्टोरी बहुत अच्छा मैं समझा रही हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट को इतना पावर दिया गया, हाई कोर्ट को इतना पावर दिया गया, गवर्नमेंट को बहुत बुरा लगा कितना पावर है उसके पास। हम लोग कोई भी लॉ लाते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के खत्म कर देता है, तो चलो हम लोग कुछ करते हैं। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट लाया। आ जाओ, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Supreme Court 2015 declare both 19 Constitutional Amendment Act 2015 अच्छा इधर आ जाओ, मैं बता रही हूँ। आ जाओ यहाँ देखो, यहाँ लिख के बताओ। नीजैक या नहीं सॉरी नीजैक का फुल फॉर्म लिखा हुआ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखो कितना भयानक गेम खेली है। ये जो इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। पार्लियामेंट ने एक कमीशन बनाया, पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया, 99 अमेंडमेंट किया, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया पार्लियामेंट ने। किसने किया, पार्लियामेंट ने। कब किया, 2004। और क्या लाया, नीजैक लाया। इसका मतलब क्या, ये जो नीजैक है ना, ये अपॉइंटमेंट करेगी सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को ये अपॉइंटमेंट करेगी। देखो ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ना, ये 2014 में आया था। और इसके अकॉर्डिंग ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ना, ये किसको अपॉइंटमेंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। अब सुनो, अब जब पार्लियामेंट के अंदर ये बात रहेगा कि वही अपॉइंटमेंट करेगी, तो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो फिर तुम्हारा उसका दलाल बन जाएंगे। फिर तो उन लोगों को तलवा चाटना पड़ेगा पार्लियामेंट का, जो मेजोरिटी पार्टी है उनका, है ना। फिर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमजोर पड़ जाएगी ना। तब क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट भी चालाक था। सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई आप लाइए पहले ये वाला एक्ट, हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे। जुडिशियल रिव्यू पहले हम चेक करेंगे और उसके बाद हम बोलेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। इन्होंने बोला कि आप हम लोगों को कंट्रोल करिएगा, पार्लियामेंट को बोला कि आप हम लोगों को कंट्रोल करिएगा, हम आपको कंट्रोल करते। रुकिए, इन्होंने इसको क्या किया, जुडिशियल रिव्यू किया, चेक किया, और चेक करके पता क्या बोल दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2015 में खत्म हो गया। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बोला कि ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, नीजैक को हटा दीजिए, इससे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। देखो कैसे जुडिशियल रिव्यू का पावर है, सुप्रीम कोर्ट क्या की, सबक सिखा दी पार्लियामेंट को। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है तुम्हारा कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो गवर्नमेंट इसको चेक करिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको चेक करती है कि वो किसी की फंडामेंटल राइट को वायलेशन तो नहीं कर रही, किसी की लिबर्टी को तो वायलेशन नहीं कर रही है ये। अब जुडिशियल रिव्यू का जरूरत क्यों पड़ा इंडिया में जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का सुपरमेसी है, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम लोगों को जरूरत इसलिए पड़ा ना कि हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सुपरमेसी है, हम लोग का सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है।
और वो बना के हम लोगों को रखना है। दूसरा हम लोगों को जरूरत इसलिए पड़ा कि हम लोग को फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देना है, सिटीजन का जो फंडामेंटल राइट है ना उसको प्रोटेक्शन देना है। तीसरा इन्होंने बोला है कि हम लोगों को क्या करना है, सेंटर और स्टेट के बीच में बैलेंस बना के रखना है, सेंटर स्टेट के बीच में बैलेंस बनाना है, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं ना बनाएंगे, इक्विलिब्रियम नहीं ना बनाएंगे तो सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब आ जाओ यहाँ पे क्या बोल रहा, जुडिकल रिव्यू का स्कोप क्या है, क्या कब कब आप कर सकती है, जब आपका फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, या आपका कॉम्पिटेंस ऑफ द ऑथोरिटी, आपका ऑथोरिटी खत्म किया जा रहा है, या फिर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को खत्म किया जा रहा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैसे, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट को कैसे अपॉइंटमेंट करना था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगी, अलग मेथड से, है ना, लेकिन इन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को ही खत्म कर, इस वजह से ये इतना नहीं भी करेगी तो चल। हाँ बताओ ये वाला, तो इंडिया में जुडिकल रिव्यू चेक करने का क्या तरीका है, तुम्हारा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, कल पढ़ाए थे। अमेरिका में जुडिकल रिव्यू, हम लोग जुडिकल रिव्यू यूएस से लिए, कल भी पढ़ाए थे। और अमेरिका में जुडिकल रिव्यू चेक करने का क्या तरीका है, तुम्हारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे ये देखा जाता है कि सब्सटेंटिव ग्राउंड, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी ना तो सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि लॉ ठीक से बना है कि नहीं, लॉ ठीक से बना है कि नहीं, बस ये चेक कर। और अगर हाँ लॉ ठीक से नहीं बना तो उसको बोल देगी कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन यहाँ पे यूएस में अगर देखता है ना तो वो क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ बना है उससे कहीं किसी का पर्सनल लिबर्टी तो हार्म नहीं हो रहा है, इस तरह से चेक होता है जुडिकल। इंडिया में जुडिकल रिव्यू एस्टैब्लिश बाय लॉ से चेक होता है, और अमेरिका में प्रोसीजर बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चेक होता है।